लास्ट सेशन में हम यहाँ पर क्या है कि कुछ देख रहे थे अबाउट अवर जेडीबीसी और हाइबरनेट के कंपैरिजन में। तो हमारे पास में क्या है कि जो जेडीबीसी यदि हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट होने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो लोड द ड्राइवर, गेट द कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट और गेट द रिजल्ट और क्लोज द स्टेटमेंट, ये काम हमको क्या करना है, ये मैन्युअली यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर करेंगे भी तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोड राइट करेंगे और यूटिलिटी कोड राइट करेंगे, जिससे कि हम लोग ड्राइवर को लोड कर रहे हो कनेक्शन पे गेट कर रहे हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में फ्रेमवर्क रहता है। वो यदि हम लोग हाइबरनेट फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या है कि एसक्यूएल जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे बिहाफ पर जो है वो हमारा फ्रेमवर्क का एसक्यूएल को जो है वो क्रिएट करता है। तो एसक्यूएल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में होती है डायलेक्ट क्लास। तो डायलेक्ट क्लास जो होती है इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो एसक्यूएल को क्या करती है, वो क्रिएट करती है। और ड्राइवर लोड जो होगा उसमें भी होगा, बट हमें जस्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है कि हाइबरनेट में भी पहले अप्रोच थी, एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच थी, और अभी क्या है हमारे पास में जेपीए बेस्ड अप्रोच है। तो जेपीए एनोटेशन रहते हैं हमें, और उन एनोटेशन का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें फ्रेमवर्क करके देते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये एनोटेशन यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर ही। तो हमें यहाँ पर एंटिटी, टेबल, आईडी, कॉलम, इस टाइप के एनोटेशन दिखेंगे, जो कि अभी के समय में हमें क्या है यहाँ पर जेपी एनोटेशन यहाँ पर दिखते हैं। तो ये मेरा एग्जाम्पल है यहाँ पर हाइबरनेट का। तो हाइबरनेट का मेरे पास में ये क्या है, ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरा क्या यहाँ पर रहेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा यहाँ पर, ये फाइल है यहाँ पर ये। तो ऐसा क्या करना है हमको, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं जो भी हमारे पास में डेटाबेस का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पर देना है। तो या तो एच2 डेटाबेस यूज करना है जो कि लाइट वेटेड है, जार फाइल के अंदर से हमको मिल जाता है। यदि ये यूज नहीं करना चाहते हो एच2 डेटाबेस, तो फिर ओरेकल यूज करो या माइस्क्यूएल यूज करो। उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम में इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा ये। तो ओरेकल का मेरे पास में क्या यहाँ पर इंस्टॉलेशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि ओरेकल बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसकी यहाँ पर क्या है कि सर्विसेज रहती है यहाँ पर ये। तो सर्विसेज क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये स्टार्ट होना चाहिए ये। तो बेसिकली यहाँ पर या इंडस्ट्री में ओरेकल की क्या होती है, सर्विसेज रन होती है वहाँ पर ये। तो ये हमारा सिस्टम है और ये काफ़ी क्या मेमोरी लेता है, इसलिए मैं इसकी जो सर्विसेज है मैंने उसको मैनुअल करके रखा हुआ है यहाँ पर ये। या तो फिर मैं इसको ऑटोमेटिकली कर लूँगा, तो मेरा सिस्टम जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। और मैं यूज़ नहीं भी कर रहा हूँ फिर ये अननेसेसरी क्या करेगा, यहाँ पर हमारे रैम में मेमोरी लेगा यहाँ पर ये। तो मैंने इसको मैनुअल करके रखा हुआ है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं जो जो भी यहाँ पर ये ओरेकल की सर्विस है। मेरा यहाँ पर का सॉफ्टवेयर का सेक्शन है, तो जो भी सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री के अंदर अपना एक फोल्डर क्रिएट करके जो जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं प्रोडक्ट लेवल पे एक अलग से उसमें रख लो। बाद में बार बार क्या होता है, सेटअप करने पड़ते हैं, तो फिर फाइंड आउट करना पड़ता है यहाँ पर ये। क्योंकि वो स्पेसिफिक वर्जन के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इंडस्ट्री में। अभी तो हम कोई से वर्जन यूज कर लें, बट इंडस्ट्री में उनके अकॉर्डिंगली हमारे पास में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर लगते हैं ये। तो मैं यहाँ पर ये एसक्यूएल डेवलपर जो है मेरा यहाँ पर ये इसको स्टार्ट करता हूँ ये। तो ये यूजुअली हम यूज करते हैं ओरेकल डेटाबेस के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जिससे कि मैं ये वाला क्लाइंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं डेटाबेस से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक कर सकता हूँ। ये मेरा क्या है, ये ओरेकल के सॉफ्टवेयर के लिए एक मेरे पास में एक और डेटाबेस लेना है माई एसक्यूएल का।
तो माई एसक्यूएल डेटाबेस भी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये माई एसक्यूएल डेटाबेस, ये भी ओरेकल कंपनी का ही दिया हुआ है। माई एसक्यूएल भी जो है ये, तो इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो इसकी वेबसाइट यहाँ पर जाके यहाँ पर ये डाउनलोड कर सकते हो, हो जाएगा यहाँ पर डाउनलोड। हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डाउनलोड के जो मेरे पास में क्या है, ये ऑप्शन मेरे पास में अवेलेबल है। तो इसका इंस्टॉलेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, या डायरेक्ट जो है उसका zip फाइल भी रहता है। तो माई एसक्यूएल को डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ओरेकल से तो छोटा ही रहता है यहाँ पर, ये तो मेरे पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये। तो इसको मैंने यहाँ पर ये कॉपी कर लिया, ये मेरे पास में ऑलरेडी है यहाँ पर। डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे तो ऐसा मिल जाएगा यहाँ पर ये। तो ये फोल्डर के फॉर्म में भी क्या होता है यहाँ पर, ये डाउनलोड होता है यहाँ पर ये। ओरेकल को तो प्रॉपरली इंस्टॉल ही करना पड़ता है, लेकिन माई एसक्यूएल का डायरेक्ट फोल्डर भी इंस्टॉल होता है यहाँ पर ये। तो ये मेरा ये माई एसक्यूएल, जिसमें कि मैंने यहाँ पर हमारे लिए यूज़र क्रिएट किया था मैंने ये। तो बेस्ड ऑन यूज़र जो है, मेरे पास में एक स्कीमा क्रिएट हुआ यहाँ पर यूज़र का। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या एम्प्लॉय की टेबल यहाँ पर क्रिएट करी। तो ये एसक्यूएल डेवलपर यूज करोगे तो काफी सारे हमारे पास में क्या मिलते हैं हमको, ये ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। तो जो भी टेबल के अंदर, जो भी उसके अंदर पर्टिकुलरली मेटा डेटा है, वो हमको प्रॉपरली यहाँ पर क्या होगा, वो शो हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको यूज करना जो है अच्छे से आना चाहिए यहाँ पर। जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा करते रहो ये, क्योंकि ये रियल टाइम जो है वो वर्क है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या है कि क्वेरी को हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर ये। ऐसा मेरे पास में क्या है, ये माई एसक्यूएल वाला जो है वो सॉफ्टवेयर है ये। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि उसके बिन में जाऊँगा यहाँ पर ये। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पर ये। तो माई एसक्यूएल डी करोगे यहाँ पर, तो मेरा क्या होगा, माई एसक्यूएल का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा ये। अब मुझे क्या करना है कि माई एसक्यूएल से कनेक्ट होना है मुझे। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट यूजर नेम और इसका पासवर्ड जो है ये, तो बाय डिफॉल्ट ही वो क्या रहता है, रूट ही रहता है यहाँ पर ये। तो ये हम क्या होगा, ये माइस्क्वेल से कनेक्ट होगा ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही। फिर यहाँ पर हमारे हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से स्कीमा है। तो माइस्क्वेल में स्कीमा जो है वो डायरेक्टली क्रिएट होते हैं, वो यूजर बेस्ड नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, बाद में उसको यूजर असाइन करते हैं क्रिएट करके। बट ओरेकल में यूजर क्रिएट करना ही, उसके बिहाफ पर एक स्कीमा क्रिएट करना हो जाता है वहां पर ये। यहाँ पर क्या है कि हम वो डेटाबेस करेंगे, तो मेरे पास में जितने भी स्कीमा क्रिएटेड है पहले से, तो यहाँ पर वो अवेलेबल है। इसके अंदर जो है कुछ जो है वो जो है ये मेरे क्रिएटेड, लेकिन ये शीर्ष वाला जो है ये, और ये परफॉर्मेंस स्कीमा, ये वहीं से ही आता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा ये वहीं से ही आता है, ये हम नहीं करते हैं। बाकी जो है ये मेरे किए हुए हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर शो डेटाबेस करेंगे तो कुछ उसके यहाँ पर क्या डिफॉल्ट आएंगे। आई थिंक ये माई एसक्यूएल भी उन्हीं का ही होगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में माई एसक्यूएल। तो मैं यहाँ पर क्या है कि यदि कोई भी स्कीमा क्रिएट करता हूँ या डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस। मुझे करना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का ऑलरेडी है।
मुझे करना है यहाँ पर कस्टमर डीबी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सीधे क्रिएट होता है यहाँ पर ही, आप शो डेटाबेस करोगे यहाँ पर, तो ये इजी है ओरेकल से। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इंस्टीट्यूट में भी मोस्टली यही बताते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें ये। बट ओरेकल के केस में जो है वो काफ़ी सारी ओरेकल के अंदर चीज़ें हैं, तो काफ़ी फैसिलिटी मिलती है ओरेकल के साथ में। ये तो एक्सप्रेस एडिशन है, इसका एंटरप्राइज एडिशन जो आता है उसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। तो जब हमारे पास में अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं इंडस्ट्री में, और हमें डेटा माइग्रेट करना पड़ता है, या एक प्रोजेक्ट है हमको दूसरा प्रोजेक्ट सेटअप करना है और सेम डेटा यूज करना है, तो उसका क्लोन करना है, तो काफी हमें यहाँ से क्या है कि यहाँ पर काफी सारी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर ये। क्योंकि ये माइग्रेशन होना, ये होना, ये कॉमन रहता है किसी भी बड़े बड़े एप्लीकेशन में, ये तो वहाँ पर ओरेकल ही यूज करते हैं। बट छोटे मोटे प्रोजेक्ट रहते हैं हमारे, और ज़्यादा डेटा नहीं रहता है, ज़्यादा डेटा प्रोसेस नहीं होता है, तो हम लोग माई एसक्यूएल पर जाते हैं। तो बेस्ड ऑन यूसेज हम लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं, बट एज ए रियल टाइम जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसी का रहेगा हमारे पास में ही है। तो ओरेकल को हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं सिस्टम के ऊपर। तो ओरेकल का क्या है, हमारे पास में डेटाबेस का एडमिन तो रहता ही है इंडस्ट्री में। अभी जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर है ये हमें क्लाउड में भी मिलता है ये, तो हम लोग आरडीएस सर्विस बोलते हैं क्लाउड में। वो ओरेकल का क्लाउड सर्विसेज है। तो वहाँ पर पे करो, यूज यूज करो एंड पे करो। तो क्लाउड में करोगे तो जितना यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा, और लोकल सिस्टम में करोगे तो अपना अपना ही सिस्टम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में ये हमने यहाँ डेटाबेस क्रिएट किया, यहाँ पर हमने उसको क्या कर लिया, कनेक्ट होना है हमको यहाँ पर ये। तो कनेक्ट कैसे होंगे यहाँ पर, ये कस्टमर डीबी, कस्टमर, स्पेलिंग गलत है, कस्टमर डीबी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम लोग, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो अब मैं कस्टमर डीबी से मेरा कनेक्ट हो, मैं जो भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करूंगा, मैं इंसर्शन का, डिलीशन का, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ओरेकल से कनेक्ट होने के लिए माई एसक्यूएल, सॉरी एसक्यूएल डेवलपर अच्छा है। लेकिन जब हमको माई एसक्यूएल से हमको कनेक्ट होना है, तो इसके लिए हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है ये, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल यू। ये भी क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, जैसा एसक्यूएल डेवलपर है वैसा ये वाला हमारे पास में क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया, तो ये इसके अंदर मैंने जो वहाँ डीबी क्रिएट किया वो मुझे यहाँ पर शो होने लगा है यहाँ पर ये। तो ये अच्छा यहाँ पर हमको व्यू फॉर्मेट में दिखेगा यहाँ पर ये। इसके अंदर हमको टेबल क्रिएट करना है तो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसकी कमांड चलाएंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो टेबल यहाँ पर हमको क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऐसे हम लोग यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है डेटाबेस टू डेटाबेस सिंटेक्स के अंदर ही। तो यदि हम लोग अच्छा क्लाइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, इसके लिए यूज़र इंटरफेस मिलता है। लाइक यहाँ पर मुझे टेबल नेम लेना है यहाँ पर ये, तो मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, कस्टमर डिटेल। मैं नई नई क्वेरी लिख रहा हूँ, तो मेरे मेरे पास में क्या यहाँ पर ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये, तो मैं ये वाले डेटाबेस के अंदर में रखना चाहता हूँ, मतलब ये वाला स्कीमा है मेरे पास में। तो इसके स्कीमा में टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, इवेंट, ट्रिगर, इतनी चीज़ें है, लेकिन ओरेकल में कितनी सारी चीज़ें हैं ये। सिनोनिम, जावा एडिशन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करता है ओरेकल। तो अपने अपने डेटाबेस की कैपेबिलिटी है, इसलिए ओरेकल ने मायस्क्यूएल इसलिए दे के रखा हुआ है कि इतना हाईली डेटाबेस एकदम से लर्न नहीं करना है। तो एज ए स्टूडेंट जो डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं, या कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव यूज़र नहीं हो, वहाँ पर हम लोग मायस्क्यूएल का यूज़ करते ही हैं। लेकिन हमारा बहुत लार्ज स्केल यदि एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके अंदर जो है डेटा सर्फिंग हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसे डेटा को परसिस्ट करने के लिए फिर हमें ओरेकल पे जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, टेबल को जो यहाँ पर ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ये कॉलम ले लिया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर मेल, कस्टमर
फोन। तो हमारे पास में आईडी जो रहेगा यहाँ पर ये, तो हम यहाँ पर उसको लेंगे इंटीरियर की कैटेगरी का। अब ये वेरी करेगा, ये डेटाबेस का तरीका डिफरेंट है यहाँ पर ये। वहाँ पर वेयर केयर रहता है। अब यहाँ पर यदि हमको स्ट्रिंग लेना है यहाँ पर ये, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे टेक्स्ट। अब जो भी हमको यहाँ पर लेंथ लेना हो तो लेंथ ले सकते हैं, तो डिफॉल्ट दे सकते हैं। इसको सेव करोगे यहाँ पर ये, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्विकली यहाँ पर जो टेबल जो है ये क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर ये। तो ऐसे क्लाइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करने से हमें क्या मिलते हैं यहाँ पर, ये एडवांटेज मिलते हैं ये। ओपन टेबल। तो अभी इसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये एम टी है यहाँ पर ये। तो ये एसक्यूएल डेवलपर हो गया मेरे पास में, ये मेरा एसक्यूएल हो गया, ये मेरे पास में दो डेटाबेस हो गए। अब हमारे पास में क्या है कि एको डेटाबेस है, एस टू डेटाबेस। तो एस टू डेटाबेस जो है वो थोड़ा इंस्टॉलेशन नहीं करना है। एस टू डेटाबेस जो है वो हमारे पास में जो है वो एक लाइट वेटेड डेटाबेस रहता है छोटा सा, जिसके अंदर डेटा तो रहता है, वो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली क्या है हमारे लिए क्रिएट कर देता है। तो ये स्प्रिंग बूट में जो है वो एम्बेडेड डेटाबेस हम जिसको बोलते हैं, वो यही जो हमें एम्बेडेड डेटाबेस की जो फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी क्या मिलती है यहाँ पर, हमको डालना तो पड़ता ही है। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में होगा उसके ये, बट ये हमको ये जार तो डालना ही पड़ती है ताकि हमारे डेटाबेस क्रिएट हो। तो कोई भी डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए हमें लगता है ड्राइवर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये ड्राइवर है यहाँ पर ये। तो हम पहले क्या डालेंगे उसका, यहाँ पर ये ड्राइवर डालेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो ड्राइवर का कॉन्फ़िगरेशन करना है जेडीबीसी में करना है। तो जेडीबीसी के अंदर कोडिंग के अंदर हम लोग करते हैं ड्राइवर को। और ये हमारे पास में हाइबरनेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमारा एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है। तो हमें यहाँ पर एक्सएमएल के अंदर डालना है यहाँ पर ये। अब ये जो है हमारे पास में जो है ये पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे हमारे पास में डेटाबेस क्रिएट होगा यहाँ पर ये। यदि मैं यहाँ पर लोकेशन नहीं डालूँ, मैं इसका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है यदि मैं वो डालूँ, तो फिर वो जेवीएम की मेमोरी लेता है फिर वो। तो यहाँ पर लोकेशन डालने से क्या होगा कि ये जिस लोकेशन पे है मेरा, उस लोकेशन के ऊपर क्या होगा, मेरा डेटाबेस क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो मेरा इस लोकेशन के ऊपर क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट होगा। और ये उसका क्या है यहाँ पर यूज़र आईडी है, और ये उसका क्या है यहाँ पर ये पासवर्ड है। हम लोग इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ये डिफ़ॉल्ट है। तो बेसिकली इसका यूज़ हमें एनवायरनमेंट के लेवल पे नहीं करना है कि हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यू एनवायरनमेंट पे कर रहे हैं, इसका हमें लोकली करना है। एज ए डेवलपर लोकल सेटअप के लिए करना है ये। क्योंकि एज ए डेवलपर हम ज़्यादा फोकस होते हैं बिजनेस लॉजिक पे। हमें डेटाबेस और जो हमारे पास में सर्वर है उस पर हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े, हमारा एप्लीकेशन क्विकली क्रिएट हो और हम लोग लॉजिक राइट करें हमारे लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारा सेटअप क्विकली हो जाए। और आजकल डिमांड है कि काम हमारा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए ये। तो एम्बेडेड चीज़ें रहेगी तो काफ़ी फास्ट हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस होगा ये। तो यहाँ पर क्या है कि हमने ये हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो कहीं पर भी जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन तो करना ही पड़ेगा। इवन हम उसको हाइबरनेट में कर रहे हैं या स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कर रहे हैं या स्प्रिंग बूट में कर रहे हैं। अब हमने स्प्रिंग बूट का एग्जांपल देखा था, वहाँ पर भी हमने क्या किया था कि एक डेटा को वहाँ पर एंटर किया था, तो हमें ये डिटेल तो लग रही थी वहाँ पर भी, बट वो हमने उसको काफ़ी लेस कोड में कॉन्फ़िगरेशन किया था हमने ये। स्प्रिंग बोर्ड के एप्लीकेशन रनर में हमने उसको क्या है जो है वो कैशिंग के लिए पढ़ रहे थे हम ये। तो हमने क्या करा था यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगरेशन किया था यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, ये प्रॉपर्टी फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा टैग राइट नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर ये। मिनिमल कोड राइट कर रहे हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, उसको डिफॉल्टली वो रीड कर ले रहा है। ये स्प्रिंग बूट के केस में काफ़ी कम कोड हमारा यहाँ पर हो रहा है। और हमें जो है वो उसको यूज़ करने के लिए हमें जो एडिशनल क्लासेस भी राइट नहीं करना पड़ रही है ज़्यादा वहाँ पर ये।
वहाँ पर हमारे पास में जो है ये सिर्फ हमने स्प्रिंग बूट के केस में सिर्फ इतना ही यूज़ किया है अभी हमने ये, और हमारे पास में हमको कट ऑपरेशन मिल गया है यहाँ पर ये। जेडीबीसी के केस में हमें क्या करना पड़ता है कि ये जेडीबीसी का केस है हमारे पास में, जेडीबीसी के केस में हमें कट ऑपरेशन यदि परफॉर्म करना है ये, तो हमें इतना कोड राइट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, वैल्यू को गेट करवाना है, वैल्यू को डिलीट करवाना है, लेकिन स्प्रिंग बूट में सिर्फ इतने से हमारा काम हो जाएगा। एक्सटेंड करवाने से हमें ऑपरेशन भी मिल जाएंगे, हमारा कनेक्शन भी हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज भी हो जाएगा डायरेक्टली। तो क्या होता है स्प्रिंग बूट के अंदर, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट विदाउट स्प्रिंग बूट हमें कितने एफर्ट लगाने पड़ रहे थे, तो ये एफर्ट थे हमारे जेडीबीसी के लेवल पे। फिर उसके बाद में हम लोग यदि फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं हाइबरनेट, तो हाइबरनेट के अंदर भी क्या है कि हमारे पास में क्या है, हाइबरनेट जो है अब यहाँ पर देखोगे तो इफ़ यू आर कंपेयरिंग अवर जेडीबीसी कोड, तो जेडीबीसी कोड में मैं कोड के अंदर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एसक्यूएल को पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन हाइबरनेट का जो मेरे पास में कोड है, मैं इसके अंदर एसक्यूएल को पास नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जावा का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ मैं। तो ये जावा का मेरा क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट होगा एसक्यूएल के फॉर्मेट में विद द हेल्प ऑफ डायलेक्ट क्लास। तो मेरा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होती है कि डायलेक्ट क्लास होती है। तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डायलेक्ट क्लास यहाँ पर राइट करते हैं। तो यदि हम लोग हाइबरनेट या किसी भी ORM फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर डायलेक्ट क्लास है, ये डायलेक्ट क्लास की हेल्प से हम यहाँ पर जो है वो ये कन्वर्ट होगा एज पर अवर ओरेकल डेटाबेस, एज पर अवर माइस्क्वेल डेटाबेस, एज पर अवर एस टू डेटाबेस, पोस्टग्रेस, जो भी हमारे पास में डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंगली एसक्यूएल का कन्वर्जन होगा ये। यही काम को यदि जेडीबीसी में करने जाओगे तो हर डेटाबेस के अकॉर्डिंगली क्या होगा, फिर हमें यहाँ पर क्वेरी राइट करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लॉजिक वॉजिक राइट करके स्विच करवाना पड़ेगा बेस्ड ऑन आवर डेटाबेस। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि हमारा जो एफर्ट है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें ये एक सेशन को ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। तो हम डेटाबेस का कोई सा भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या सेशन का एक ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, जो कि हमें सेशन फैक्ट्री से मिलता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि मैंने जो यहाँ पर जो है वो सेशन फैक्ट्री का जो मेरे पास में यहाँ पर ये जो है मैंने यूटिलिटी उसका जो है वो राइट किया हुआ है। या तो ये जो मेरा लाइन है यहाँ पर, तो जैसे हम लोग हाइबरनेट लर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि जैसे सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है पहले उसको क्रिएट करते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं, सेशन के ऑब्जेक्ट निकालते हैं। तो जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन के लिए सेशन का ऑब्जेक्ट निकाल दें यहाँ पर ओपन सेशन करके यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पर ये न्यू कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके अंदर एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि एक फाइल को पास करते हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, यहाँ पर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग यहाँ पर पास करते हैं। तो मैं अभी इतना हाइबरनेट डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज हमारे पास में जो है वो टाइम कंस्टेंट है, क्योंकि हाइबरनेट ही अपने आप में क्या है कि एक पूरा की पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उसका जो लोकेशन है हम उसको यहाँ पर पास करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास में क्या है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है। एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पास करते हैं, और उसके आगे दिए हम किसी उसको लोकेशन पर राइट करते हैं, तो यहाँ पर हम उसका लोकेशन वगैरह सब कुछ डाल के रखते हैं यहाँ पर किस लोकेशन पे। यदि इसको राइट ही नहीं कर रहे तो उसकी कंडीशन ये है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है कि करंट लोकेशन पे फाइंड करता है, और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, हाइबरनेट CFG XML ही होना चाहिए।
तो यदि डिफरेंट फाइल का नाम हमने हमने यदि यूज़ कर लिया तो फिर वो फाइल का नाम हमें वहाँ पर जो मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन हमने हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल रखा तो करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्टली क्या करता है वो उसी को रीड करता है यहाँ पर ये। तो यहाँ से क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन को वो लोड करेगा और ये सारा के सारा कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर उठाएगा, और बेस्ड ऑन डेट वो सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट करेगा, और हमें क्या उससे निकालना पड़ेगा, सेशन का ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो जब भी हम कोई भी डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर ही, और वो सेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें रहती है, उसके अंदर हमारे पास में कनेक्शन इस्टेब्लिश रहता है और ड्राइवर वगैरह सब लोडेड रहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो कमांड चलाना है, सॉरी कमांड नहीं चलाना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मेथड कॉल करना है सेशन की। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा हमारे पास में ये। तो जब भी हम क्या करेंगे कि कुछ डेटाबेस के अंदर कुछ मैनिपुलेट करेंगे डेटा के अंदर, उस केस में हमें क्या चाहिए रहता है, ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। जब हम डेटाबेस लेवल पे कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, जब हमें ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, मतलब हम लोग डेटा में कुछ चेंज कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग सिलेक्शन कर परफॉर्म करेंगे उस केस में हमें ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए यहाँ पर ये। तो ये ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन पूरा कंप्लीट होगा या नहीं होगा, वो हमारे ये ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा, हम हमारे पास में ये। तो यदि हम लोग मल्टीपल टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक ही साथ में ही है, तो पूरा कंप्लीट जब भी माना जाएगा जब सारे के सारे टेबल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हुए हों। तो हमें क्या करना है कि सेशन का यूज़ करना है, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन जो है हमें क्या करना है कि हमारा डेटाबेस इम्पेक्ट करेगा यहाँ पर ये। तो ये जो ऑब्जेक्ट की होती है वो लाइफ साइकिल होती है हाइबरनेट में। तो वो जब भी क्या है कि वो पर्टिकुलरली एलिजिबल रहेगा वो परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस के अंदर, एक तो वो सेशन के अंदर वो होना चाहिए वो अटैच। तो हमारे पास में क्या है कि जो पर्टिकुलरली हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट होता है तो वो जब भी क्या होगा, वो डेटाबेस के अंदर परसिस्ट होगा, एक तो वो सेशन से यहाँ पर क्या अटैच रहे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये गेट मेथड, लोड मेथड, फाइंड मेथड जो हाइबरनेट की मेथड है, तो वो कॉल होने के बाद में हमारे पास में जो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में यहाँ पर रहता है। तो वो इनिशियली रहता है, वो जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट रहता है तो ट्रांजिएंट स्टेट में रहता है, जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, सेव ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब वो परसिस्ट की कंडीशन में आता है, मतलब वो जो भी डेटा है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के एलिजिबल है। लेकिन फिर हम याली मेथड कॉल करते हैं, तो उसके बाद से फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के एलिजिबल नहीं रहता, वो डिटेच्ड हो जाता है, वो हमारे पास में सेशन ऑब्जेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर जब वो परसिस्ट में रहेगा तो वो डेटाबेस से क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर ये। तो डेटाबेस से परसिस्ट जब होगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये, जब जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर जो सेशन की क्या यहाँ पर ये मेथड कॉल करेंगे यहाँ पर ये, तब ये क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के एलिजिबल रहेगा यहाँ पर ही। इसके बाद में हमारा सेशन क्लोज हो गया तो ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल है, लेकिन वो जेवीएम के लेवल पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाने के लिए वो उसका अटैचमेंट जो रहता है वो सेशन के अंदर यहाँ पर रहता है, वो सेशन के अंदर वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ पर ये। तो वही जावा के जो ऑब्जेक्ट हैं वो कब डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे, बेस्ड ऑन डेट उसी का यहाँ पर ये साइकिल है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हाइबरनेट केस में हम प्योर जावा कोड लिखते हैं, हम यहाँ पर एसक्यूएल कोड कोड लिखते नहीं है, और हम यहाँ पर डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
और हमें हाइबरनेट की बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, लाइक कैशिंग लेवल फैसिलिटी है। बाद में आते हैं हमारे पास में हाइबरनेट के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वन टू मैनी, मैनी टू वन। तो ये फैसिलिटी हमको हाइबरनेट के लेवल में मिलती है, ओआरएम के लेवल में मिलती है। नहीं यूज़ करोगे तो काफ़ी कोड करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पर हमें फैसिलिटी मिल जाएगी, बट यहाँ पर भी क्या रहेगा, हमें ये तो ये वाला जो कोड जो हमारे पास में रहेगा ये, वो हमारे लिए बायलर प्लेट हो जाएगा। ये यहाँ पर भी इसको राइट करना पड़ेगा बार बार, बार बार ओपन सेशन करना है, ट्रांजिशन को गेट करना है, ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, और यहाँ पर हमको क्या करना है कि उसको क्लोज करना है यहाँ पर ये। तो जेडीबीसी में भी ये काम कर रहे थे, बायलर प्लेट कोड राइट करने का। ये जेडीबीसी का कोड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ रहा है कि हमने यूटिलिटी कोड तो लिख लिया, लेकिन ये स्टेटमेंट को बार बार हमको क्या करना पड़ रहा है, राइट करना पड़ रहा है यहाँ पर ये। और ये चेक टाइप का एक्सेप्शन है जिसको कि हमको राइट करना ही करना पड़ता है ये। तो हाइबरनेट के जो एक्सेप्शन बेसिकली होते हैं वो अनचेक्ड टाइप के होते हैं, उन वो हमें फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन हमें फिर भी करना पड़ता है, वो हमें फोर्स नहीं भी करे तो यहाँ पर भी क्या है कि हम लोग डेटाबेस इंडिपेंडेंट तो हो गए यहाँ पर हम। और क्वेरी जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है बेस्ड ऑन डायलेक्ट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरव्यू में होते हैं कि हाइबरनेट ऑटोमेटिकली क्वेरी कैसे जनरेट करता है। तो वो डायलेक्ट की हेल्प से करता है, हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं यहाँ पर डायलेक्ट का, और वो डेटाबेस का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या कर लेता है वहाँ पर वो क्वेरी जनरेट कर लेता है यहाँ पर वो। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में हाइबरनेट का जो है ये कोड है यहाँ पर। ये अभी ये टर्मिनोलॉजी हाइबरनेट में आती, तो ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि हमें हाइबरनेट के अंदर जो है वो उसका मैपिंग फाइल भी राइट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो इस मैपिंग फाइल में होता है प्रॉपर्टी टैग और कॉलम टैग। तो जावा का जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्लास हमारी मैप होगी उस टेबल से, जिसको हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। और जो हमारे पास में अ, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो नेम से यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मैपिंग हो गई है। तो जो जो भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मैपिंग फाइल क्रिएट करते हैं, उसका यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर ओरेकल से कनेक्शन लिया नहीं है मैंने ये। तो ये मेरा लाइट वेटेड क्या है, मेरा एच टू डेटाबेस से कनेक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, उसका जार ऐड करो और उसके क्या ड्राइवर वगैरह डाल दो तो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर ही। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि जेवीएम के अंदर मैं क्रिएट करूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर एक लोकेशन डाल दिया है मैंने यहाँ पर एक ये। तो मेरा इस लोकेशन के ऊपर क्या होना चाहिए, ये वाला जो डीबी जो है वो क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर इस लोकेशन पर, तो ये मेरा ब्लैंक लोकेशन है। ये लाइट वेटेड डेटाबेस है, ज़्यादा कुछ इसमें फाइलें क्रिएट नहीं होंगी जैसा ओरेकल के केस में होती है या फिर मायसुल के केस में होती है। ओरेकल केस में तो काफ़ी सारी फाइलें होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा क्या है, मेन क्लास है ये। तो अभी मैं परसिस्टेंस लेयर पे हूँ, तो मैं डायरेक्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड से कर रहा हूँ। फ्यूचर में ये कॉल कहाँ होगा, हमारा सर्विस लेयर से होगा ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा डाओ का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पर ये। फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो वो क्रिएट कर देगा यहाँ पर ये। और ये मेरे पास में क्या है कि यूज़र का ही मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है मेरे पास में ये। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन का ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर ये। अब ये इसलिए लिखा हुआ है मेरे पास में कि एच टू डेटाबेस को यदि मैं यूज़ करूँगा तो इसके लिए मेरे पास में कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर नहीं है ऐसा कि ये मेरे पास में ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, या मेरे पास में ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये बहुत लाइट वेटेड डेटाबेस है ये, और इसको हम लोग ब्राउज़र पे देख सकते हैं ये डेटाबेस को हम लोग। तो क्या होता है कि यदि मेरा यदि प्रोग्राम यदि एग्जीक्यूट हो गया मेरा यहाँ पर, मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड से। और मैं जब मैं इस लाइन के ऊपर जाऊंगा मैं ये तो मेरा क्या है कि यहाँ पर जो है जैसे ही मेरा ये मेथड एंड हो जाएगा मेरा, तो मेरा ये जो मेन थ्रेड है वो किल हो जाएगा ये जेवीएम के लेवल से ये।
तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रनिंग कंडीशन में रहे, मेरा जो पर्टिकुलरली ये थ्रेड है मेरे पास में, मेन थ्रेड जो है। तो या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक जावा की एक मेथड कॉल कर लूँ, थ्रेड डॉट स्लीप। तो वो क्या हो जाएगा, वो सस्पेंड में चले जाएगा, वो सस्पेंड स्टेट में चले जाएगा वो मेरे पास में ये, जितना भी इसके अंदर सेकेंड है ये यहाँ पर ये। तो आई थिंक ये 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए क्या रहेगा, ये सस्पेंड स्टेट में रहेगा। 5 मिनट के बाद में ये थ्रेड जो है वो एंड हो जाएगा यहाँ पर ये। या फिर मैं डीबग लगा दूं मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, उसका कंसोल को देखना है मुझे ये। तो ये जो है मेरे पास में जो है ये कंसोल को जो है वो क्रिएट करता है यहाँ पर ये। तो ये क्या है, मुझे ये H2 की जार के अंदर ही आता है मुझे, यदि ये डेटाबेस को मुझे यदि देखना है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ये। जनरली H2 डेटाबेस के साथ में बताते नहीं है, सभी MySQL या ओरेकल यूज़ करते हैं। बट मैं एक्सप्लोर करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को, ताकि हमें सब कुछ पता रहे। जब हम रियल टाइम एप्लीकेशन में काम करें तो हमें सभी कुछ तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते आए, सारी जुगाड़ हमें पता रहे। तो ये H2 डेटाबेस के लिए मेरे पास में एक यूआरएल क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ये लाइन के कारण मेरे पास में क्या हो गया, उसके लिए एक यहाँ पर एक ये आईपी एड्रेस क्रिएट हो गया है मेरे पास में ये। तो मैं इसको ब्राउजर पर डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ये डेटाबेस मिलेगा, यहाँ पर H2 डेटाबेस ही है। तो ये जो जो भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है यहाँ पर, ये उसका लिस्ट है यहाँ पर। यहाँ पे MySQL को भी कर सकता है, ओरेकल तो यहाँ दिख नहीं रहा है, हाँ ओरेकल भी दिख रहा है। तो कनेक्ट करके देखेंगे बाद में, कभी कनेक्ट कर सका तो ये। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या करेगा, उसको ये कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर ये हमें H2 को कनेक्ट करवाना है, और ये मेरे पास में क्या है, इसका ये यूआरएल है ये। तो जो मेरे इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो यूआरएल रहेगा मेरे पास में ये, तो यहाँ पर ये यूआरएल मैं डालूंगा यहाँ पर ये। तो मेरे पास में ये वाला यूआरएल जो है मुझे यहाँ पर डालना है। मेरे डेटाबेस का जो नाम है वो है यूजर डीबी। डेटाबेस का जो मेरा नाम है वो इसे यूजर डीबी है ये। तो ये यहाँ पर दिखेगा, ये मेरा जो डेटाबेस का जो यहाँ पर नेम है यहाँ पर ये। तो मेरा इस लेवल पे क्या है, मेरा डेटाबेस से क्रिएट होगा यहाँ पर ये। और यदि मैं इसको यूज़ नहीं करूँ, यहाँ पर हम लोग जो है वो ट्रू वगैरह ऐसा कुछ हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो फिर वो JVM की मेमोरी लेता है डेटाबेस। तो अननेसेसरी JVM की मेमोरी नहीं दो। हम टेस्ट करते हैं, हमारे पास में टेस्ट हो गया, अब हम लोग देखते हैं डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई है यहाँ पर, ये दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या है, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है ये। 0 KB के भी यहाँ पर ये फाइल जनरेटेड है, ये डेटाबेस की फाइल है ये। तो डेटाबेस जो हमको दिखता है डेटा, वो स्ट्रीमिंग करके यहाँ पर एक फाइल जनरेट होती है यहाँ पर ये। ऐसा ओरेकल के भी डेटाबेस में जाओगे तो वहाँ DBA फाइल रहती है। वो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली एक यूज़र का टेबल दिखेगा हमें ये। तो मेरे पास में क्या है कि अभी जो मेरा थ्रेड जो है ये, वो स्टॉप हो गया है यहाँ पर आके। यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पर एक वेटिंग का टाइम डाल दिया यहाँ पर ये। तो 5 मिनट के लिए क्या है कि ये मेरा थ्रेड रुका हुआ है यहाँ पर ये। लेकिन मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस में सेव वाला ऑपरेशन मैंने करवाया था मैंने यहाँ पर ये। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर जो है ये, तो मेरा सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और मैंने यहाँ से सेशन गेट किया और मैंने ये मेथड को कॉल किया मैंने ये। तो इसके लॉग में यहाँ पर देखोगे तो एक तो ये हाइबरनेट रिलेटेड मेरे पास में जार क्रिएट हुई है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लॉग्स क्रिएट हुए हैं यहाँ पर, ये रेड कलर में जो दिख रहे हैं। इसमें हाइबरनेट का क्या वर्जन है, तो मैं अभी 5.64 वाला यूज़ कर रहा हूँ। और ये मुझे क्या है कि मैन्युअली इसका वर्जनिंग डालना पड़ेगा यहाँ पर। जो भी हाइबरनेट का वर्जन यूज़ करते हैं हम लोग, उसका यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जैक्टली वर्जन डालते हैं। तो पहले की सिनेरियो में जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग अलग अलग फ्रेमवर्क को यदि इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं तो फिर वर्जनिंग भी हमको ही करना पड़ती है, और ये हमारे लिए काफ़ी हेडक हो जाता है ये। क्योंकि फिर जावा का वर्जन मैच करने को होना, उसके साथ में
एक फ्रेमवर्क का वर्जन इसके साथ में कॉम्पेटेबल है कि नहीं है ये। तो ये सब प्रॉब्लम होती है यदि अलग अलग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो हम लोग ये। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये पर्टिकुलरली ये फ्रेमवर्क को मैंने यूज़ किया यहाँ पर ये। तो इसके लॉग हमारा आया, उसका यहाँ पर वर्जन प्रिंट हुए, ये हाइबरनेट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर टेबल क्या हुई है, खुद ही क्रिएट हुई है यहाँ पर ये। अब ये टेबल जो है ये किसने क्रिएट करके दी हमें, ये हाइबरनेट ने क्रिएट करके दिए यहाँ पर ये। अब ऑलरेडी क्या है उस लोकेशन के ऊपर टेबल है, सॉरी, या उस लोकेशन के ऊपर क्या हमारे पास में टेबल नहीं है। तो यहाँ पर टेबल क्रिएट करके दिए यहाँ पर। यदि उस लोकेशन पर टेबल होती तो वो क्रिएट नहीं करता। तो टेबल क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर ये हाइबरनेट टू एचबीएम टू डीडीएल ऑटो वाली हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्या होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है क्रिएट जिसमें ऑलवेज टेबल क्रिएट करता है, एक होता है हमारे पास में अपडेट। तो यदि वहाँ पर टेबल है तो वो क्रिएट नहीं करेगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा वो। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, टेबल क्रिएट कर देता है यहाँ पर ये। बट ये हमें रियल टाइम में ये करना नहीं है। यहाँ पर टेबल वगैरह पहले से क्रिएट रहती है, हमारा एडमिन सब जो करके देता है डेटाबेस एडमिन, हम कुछ भी नहीं क्रिएट करते हैं। टेबल वगैरह सब ऑटोमेटिकली उनके साइड से क्रिएटेड रहती है। और टेबल का नाम भी वो नहीं देते हैं, वो टेबल के नाम के सिनोनिम्स क्रिएट करके देते हैं, क्योंकि उनके डेटा की सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी हमारे पास में क्लाइंट का जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए ये। तो एज ए डेवलपर हमको डेटा बेस का एक्सेस मिलता है, हम लोग डेटा देख सकते हैं, लेकिन वो लाइव डेटा नहीं रहता, वो हमारे टेस्टिंग से रिलेटेड डेटा रहता है हमारे पास में ये। या थोड़ा बहुत लाइव डेटा जो है वो उसका कॉपी करके हमारे डेवलपमेंट के पर्पज से दे देते हैं ये। तो ये हम लोग ये ऑप्शन को वहाँ पर यूज़ करते नहीं है। बट इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछते हैं ये कि ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट कैसे होती है हाइबरनेट में। अब पूछा सब जाता है, यूज़ कुछ नहीं होता है। हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पर डेवलपमेंट का, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं सब पहले से ही रहते हैं, जो पुराने चलते आ रही है वो इसको यूज़ करना पड़ता है ये। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला एट्रीब्यूट है टेबल क्रिएट करने के लिए, और ये वाला जो है वो क्या एसक्यूएल मेरा क्रिएट हुआ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ मैं कंसोल में, तो ये प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरा क्या है कि इंसर्ट का क्वेरी यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर आया क्वेश्चन मार्क, मतलब इंटरनली ये प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा है ये। तो सेव मेथड जो है इंटरनली हमारा क्या कर रहा है, प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा है यहाँ पर ये। अब ये क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, और जेडीबीसी के केस में हमें क्वेरी क्या करना पड़ती थी, यहाँ पर ये पास करवाना पड़ती थी, और प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट भी हमें वहाँ पर क्रिएट करना पड़ता था, और उसके अंदर हम लोग क्वेरी को पास करते थे यहाँ पर ही। तो हमारा क्या होता है कि क्वेरी राइट करने से रिलेटेड जो भी हमारे जो हेडक है वो कम हो गया फ्रेमवर्क में, और हम यहाँ पर हमें कम कोड राइट करना पड़ रहा है यहाँ पर ही। और यहाँ पर क्या है हो रहा है यहाँ पर ये हमारे पास में अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है आईडी को जनरेट करने की, प्राइमरी की को जनरेट करने की, इंक्रीमेंट, सीक्वेंस, आइडेंटिटी, अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्या होती है क्लासेस होती है। तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें यदि मैनुअली पास करना रहा तो मैनुअली पास करो, बट मैंने वहाँ पर क्या एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर ली, तो ऑटोमेटिकली वो 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है वो। मेरे लिए क्या हो गया ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस साइड में क्या हो गया है कि ये सीक्वेंस से क्रिएट हो गया है मेरे पास में ये। तो इसके अंदर यदि हम जाएं, तो ये हमारे पास में क्या रहेगा ये सीक्वेंस। इस स्ट्रेटेजी में कोई सीक्वेंस नहीं क्रिएट हुआ यहाँ पर ये। यहाँ पर मैक्स आईडी फ्रॉम यूजर यहाँ पर कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये जो भी आईडी के अंदर जो भी वैल्यू मिल रहा है वो उसको क्या कर रहा है, वो 1 से ऐड कर देगा वो मैक्सिमम। और अगली बार जब ऐड करेगा तो जो भी उसको मैक्स से मिलेगा उसको 1 से ऐड कर देगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पर्टिकुलरली हम लोग डेटा देखते आया कि नहीं आया यहाँ पर ये यूज़र के अंदर।
इस पर्टिकुलरली यूजर के टेबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रन करेंगे ये। गया मेरा, ये 5 मिनट का टाइम खत्म हो गया है। तो ये लाइन मेरी क्या हो गई, ये टाइम खत्म हो गया, तो ये मेरा थ्रेड किल हो गया है मेरे पास में। तो मैं फिर से रन करूँ, या मैं काम करता हूँ कि इस लाइन पर आके मैं डिबग डाल देता हूँ, और मैं इस एप्लीकेशन को मैं डिबग मोड में स्टार्ट करता हूँ। मैं तो रन एस की जगह पे डिबग एस करूँ, तो यहाँ आके रुक जाएगा कंट्रोलर मेरा। तो ये मेरा मेन थ्रेड है। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, और जेवीएम के ये क्या है, ये बैकग्राउंड थ्रेड है, ये डीमन थ्रेड जो है ये दूसरे काम के लिए यूज हो रहे होंगे, ये जेवीएम के पार्ट है ये। बाकी मेरा तो जो है ये वाला थ्रेड रन हो रहा है, जिसके अंदर ये मेन मेथड के अंदर हूँ मैं ये। तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगी, ये मेन मेथड ये। तो ये जो भी मेथड है कॉल होगी, उसकी हायरार्की यहाँ पर दिख जाती है। तो यहाँ पर रुक गया मेरा एप्लीकेशन। तो अब मैं यहाँ पर स्लिप के भरोसे नहीं हूँ मैं ये। तो यहाँ पर क्या है कि मैं फिर से ये वाले यूआरएल को हिट करता हूँ मैं ये। मेरे पास में क्या हुआ, ये यहाँ पर ये यूजर का डेटा क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 2 बार आ गया यहाँ पर ये। अब ये क्या 2 बार इसलिए आया यहाँ पर ये, कि यहाँ पर ये पहले से क्रिएटेड है यहाँ पर ये फाइल ही है। तो मेरा इवन मेन थ्रेड खत्म भी हो गया, लेकिन ये फाइल बनी हुई थी पहले से ही। तो ये उसके डेटा को यहाँ पर क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है यहाँ पर ये। मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं फिर से रन कर दूंगा मैं। फिर से जाएंगे हम लोगों को, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब ये बार बार उसको कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमें क्या दिखेंगे यहाँ पर ये, तो ये मैक्स में +1 करेगा यहाँ पर ये। तो फिर से यहाँ पर उसको कनेक्ट करो, यूज़र। तो ये हमारे पास हमें क्या आ गई, ये रिकॉर्ड आ गए यहाँ पर ये। तो H2 डेटाबेस एम्बेडेड डेटाबेस की तरह काम करेगा। मान लो स्प्रिंग बूट में हम लोग यूज़ करेंगे आगे, तो हमें इतना एफर्ट नहीं लगाना, ना उसको इंस्टॉलेशन करना है, ना ज़्यादा कुछ करना है, जार फाइल डालना है अपना। उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास में ऑपरेशन करना है क्विकली हमको करना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, जस्ट हम लोग हमारे बिजनेस लॉजिक पे फोकस कर सके, जो कि हमारा ये अंदर का ये मेथड है ये। तो ये हमारे पास में हाइबरनेट का ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच हो गया यहाँ पर ये। अब ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है, ऐसा कैसा हमारे पास में अप्रोच होता है, जेपीए एनोटेशन बेस्ड है। तो हमें क्या करना है कि एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में, और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर हमें जो मैपिंग फाइल हम लोग राइट करते हैं, तो हाइबरनेट के एक्सएमएल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मैपिंग फाइल हम लोग राइट कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये हमको राइट नहीं करना है ये। हमें क्या करना है कि एनोटेशन का यूज़ करना है। तो एनोटेशन का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास में विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा यहाँ पर ये। तो ये प्रोडक्ट का जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ये, जावा का जो क्लास है, इसी के ऊपर हम लोग एनोटेशन लगा देंगे यहाँ पर ये। तो टेबल एनोटेशन लगा देंगे, तो ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर चले जाएगा यहाँ पर ये क्लास जो है ये एंटिटी क्लास है। दैट मीन्स व्हाट, ये जो क्लास जो है ये एलिजिबल है इसका डेटा परसिस्ट होने के लिए डेटाबेस में। तो ये हमारे पास में ये एंटिटी क्लास हो गई है यहाँ पर ये। तो ये इंटरव्यू में एक बार पूछ लिया था ये, कि यहाँ पर टेबल का नेम यदि नहीं है ये, और सिर्फ एंटिटी है, और हम इसको परसिस्ट कर रहे हैं, तो होगा कि नहीं होगा ये। अब ये कम एक्सपीरियंस रहते हैं, उनको कंफ्यूजन करने के लिए पूछते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है कि यदि टेबल का नेम यदि हमने नहीं दिया है और सिर्फ एंटिटी लगाया है, तो वो क्लास के नेम को ही एज ए टेबल का नेम कंसिडर करेगा और सर्च करेगा यहाँ पर ही। बट यदि टेबल का नेम हम लोग देते हैं तो वो फिर उस टेबल पे मैप करता है यहाँ पर ये। तो एज ए गुड प्रैक्टिस टेबल का नेम देना ही चाहिए यहाँ पर ये, जिससे कि हमेशा क्या है, हमारा जावा का ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल से मैच नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, टेबल का नेम जो है वो दे यहाँ पर जो वो देना ही चाहिए ये। तो जब भी हम लोग एंटिटी क्लास राइट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा वहाँ पर टेबल क्या है ये, तो उसके अकॉर्डिंगली या तो हम लोग उसका यहाँ पर नाम रखें ये, यदि हम लोग यहाँ पर उसका नेम नहीं दे रहे हैं तो, और नेम यदि दे रहे हैं हम उसका, तो फिर यहाँ पर जो है वो उससे मैप होना चाहिए यहाँ पर ये। नहीं तो फिर यदि यहाँ पर जो है ये इसका जो नाम है वो हमारे कॉलम का नेम रहेगा ये, तो उसमें क्या केयरफुल रहना है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास में क्या है कि ये इतना कोड है और साथ में से गेटर सेटर है ये, सो दैट हम क्या कर सकते हैं कि डेटा सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। बट अभी के सिनेरियो में ये भी यूज़ नहीं करते हम लोग, जो है वो गेटर सेटर भी राइट नहीं करते हैं, ये कोड को भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं ये। तो उसके बिहाफ पे हमारे पास में जो टूल काम करता है वो काम करता है लोमबुक, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे लोमबुक क्या होता है। तो वैसे तो हम लोगों को जो फ्रेमवर्क है वो लॉजिक को कम कर रहा है, लेकिन उस लॉजिक के अंदर भी हम लोगों को गेटर सेटर टू स्ट्रिंग नहीं राइट करना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्टर राइट नहीं करना पड़ रहा है, और कोड हमारा एलिमिनेट हो रहा है। फिर जावा 8 के फीचर यूज़ कर रहे तो और कोड छोटा हो रहा है उससे। तो फिर हम लोग एआई टूल का यूज़ कर रहे हैं तो और लॉजिक को हम लोग एआई से राइट करवा रहे हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो एज ए डेवलपर आज के समय में एफर्ट कम है, काफ़ी चीज़ें हमें सब एआई वेआई से हमको मिल जाती है। बट डेवलपर एफर्ट कम हो जाते हैं, लेकिन फिर हम हमें जो इन्हांस करना पड़ता है साथ ही साथ में डेवऑप्स टूल का नॉलेज चाहिए अच्छे से, हमारा कोड का डीबगिंग स्किल अच्छे से चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी हमें प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो कोई भी कर लेता है, बाकी जो एक्सपीरियंस के साथ में जो चीज़ें आती है वो एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में ही आती है यहाँ पर ही। तो एआई का भी हम जो जब भी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारे पास में प्रॉपर डेवलपमेंट नॉलेज हो, पहले हमने एफर्ट लगाए हो यहाँ पर। तो मैं जेपीए पे स्प्रिंग के डेटा जेपीए के आने के पहले एफर्ट इसीलिए बता रहा हूँ कि पहले इतने एफर्ट हमारे पास में लगते थे ये। तो ये मेरा जेपीए का यहाँ पर जो है वो क्लास है ये। अब मेरा वहाँ पर क्या है, मैपिंग फाइल मेरा ख़त्म हो गया है मेरा वहाँ से ये। और मैपिंग फाइल का प्रॉब्लम ये रहता है कि अभी मेरे पास में एक ही यहाँ पर जो है वो क्लास है, तो एक ही मुझे फाइल राइट करना है, लेकिन मेरे पास में यदि मल्टीपल क्लासेस यदि रहे, उनके बीच में रिलेशनशिप रहे ये, तो मुझे बहुत सारी क्लासेस क्या करना पड़ेगा, फिर राइट करना पड़ेगा मुझे ये। सॉरी, बहुत सारी क्या है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को राइट करना पड़ेगा यहाँ पर और उसकी एंट्री यहाँ पर करवाना पड़ेगी यहाँ पर ये। तो ये क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का साइज यहाँ पर क्या बढ़ता है यहाँ पर ये। तो इंस्टेड ऑफ दैट यदि हम लोग जेपी एनोटेशन का यूज़ करते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमें क्लास लेवल ही राइट कर देंगे, तो हमें फिर अलग से मैपिंग फाइल राइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसको हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत, कॉन्फ़िगरेशन करने की भी हमें क्या यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि यदि हम लोग जेपीए वाला यूज़ करते हैं तो अभी के समय में तो हम ये जेपीए वाला ही अप्रोच यूज़ करते हैं। स्प्रिंग के अंदर भी क्या डिफ़ॉल्ट यही वाला अप्रोच है हमारे पास में ही है, जेपीए जेपीए जेपीए, इसलिए जेपीए पे से क्वेश्चन होते हैं। तो हमें बोलते हैं कि यदि हम लोग जेपीए वाला अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग हाइबरनेट का जो मैपिंग वाला एक्सएमएल भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि persistent डॉट एक्सएमएल से बना लो इसको। अभी हम लोग यदि जेपीए वाला अप्रोच यदि यूज़ कर रहे हैं तो persistent वाला एक्सएमएल बना लो यहाँ पर ये। तो वो persistence डॉट एक्सएमएल का रहेगा, वो डिफॉल्टली क्या करेगा, वो उसी से कॉन्फ़िगरेशन को उठाएगा यहाँ पर, बिकॉज हम अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है कि मेटा एनएफ की लोकेशन पे persistence डॉट एक्सएमएल रख देना है यहाँ पर, यदि हम लोग जेपीए बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो। ये सब स्टैंडर्ड बोलते हैं, नहीं भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको प्रॉपरली वहाँ पर बताना पड़ेगा किस लोकेशन पर है हमारे पास में
हाइबरनेटिव कोड में ही है, लेकिन जेपीए के लिए हमें क्या कुछ स्टैंडर्ड कोड दिया हुआ है कि persistent डॉट एक्सएमएल बना लो यहाँ पर ये, और इस लोकेशन पर रख दो ये। और कुछ हमारे पास में ऐसा कोड है, ये हमको एंटिटी मैनेजर जो है वो, ऐसा हमें ये एक क्लास जो है यहाँ पर, ये एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, और ये हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये। तो ये क्या कर लेगा, सब कॉन्फ़िगर कर देगा यहाँ पर। जस्ट हम क्या करेंगे उसके अंदर से ट्रांजेक्शन का जो है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट गेट करेंगे यहाँ पर ये। जस्ट ट्रांजेक्शन का ये एंटिटी यहाँ पर ये एंटिटी मैनेजर की हेल्प से हम लोग ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट गेट कर लेंगे यहाँ पर ये। तो वहाँ पर हमें हमारे पास में हमें वो यूटिलिटी क्या है सब ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ से। तो परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल यूज़ कर लो और डायरेक्ट इसको यूज़ कर लो। और यहाँ पर जो भी हमारे पास में ऑपरेशन जो है सेव करने के डिलीट करने के, हमारे पास में हाइबरनेट की जो मेथड है ये जेपी अप्रोच से वो यूज़ कर लो, चीज़ें सेम ही है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा काम जो है वो कम हुआ है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में ये जेपीए बेस्ड अप्रोच है ये। तो मैंने क्या करके रखा है यहाँ पर जो है ये मेरा एच टू डेटा बेस को मैंने यहाँ पर पॉइंट करा है यहाँ पर ये। तो यहाँ का जो लोकेशन जो है ये मैं यहाँ का डाल देता हूँ, मैं ये मेरे डीबी का। तो मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट डीबी से ये। तो ये इस लोकेशन पे जो है मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो ये डीबी जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरा इंसर्ट का ऑपरेशन है ये। मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा कि मैंने थ्रेड मेथड लगा के रखा हुआ है ताकि मैं इसके एच टू डेटाबेस को मैं यहाँ पर देख पाऊँ ये। तो मेरा यहाँ पर क्या है कि इस लोकेशन पे एक प्रोडक्ट वाला जो है ये डेटाबेस जो है ये क्रिएट हुआ ये। तो ये मेरा यहाँ पर इस लोकेशन पे क्या हुआ, प्रोडक्ट वाला यहाँ पर डेटाबेस जो है ये क्रिएट हुआ यहाँ पर ये। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको उसका यूआरएल मिलेगा यहाँ पर ये। तो देखते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट के स्कीमा में डेटा आया या नहीं आया यहाँ पर ये। तो मेरे यहाँ पर जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है प्रोडक्ट वाला हुआ है। तो ये पुराना क्या है, यहाँ पर ये यूज़र है। तो यहाँ पर क्या करो ये प्रोडक्ट डीबी टेस्ट करो ये। तो आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी यहाँ पर ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डीबी प्रोडक्ट डीबी। तो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ये तो मेरा प्रोडक्ट टेब वाला टेबल जो है ये क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं ये वाली क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास में जो ये डेटा का जो यहाँ पर ये मेरे पास में रिकॉर्ड आ गया ये। तो ये हमारा जो है ये पर्टिकुलरली ये वाला अप्रोच है। तो ये मेरा जो जावा का जो मेरा जो ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा क्या यहाँ पर ये सेव हो गया यहाँ पर ये। तो कुछ स्टैंडर्ड है हमारे पास में, जितनी हम लोग जेपीए को यूज़ करते हैं अल्टीमेटली होता यही है कि हमें जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्रांजेक्शन के थ्रू हमें ट्रांजेक्शन करवाना पड़ता है हमें यहाँ पर ये। और बाद में क्या है कि हमें ये क्लोज करना पड़ता है बाद में ये यदि जो भी हमारे पास में सीधी सेशन लिया है तो सेशन ले लो, इसके अंदर सेशन ही काम कर रहा है। यहाँ पर ये हमको ये सेशन ही निकाल के दे रहा है इंटरनली। उनने और कोड को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कर दिया यहाँ पर ये, ताकि हमें और कोड कम राइट करना पड़े। लेकिन ये क्या होता है कि अभी भी हमको ये करना पड़ता है, यहाँ पर ये कोड राइट करना पड़ रहा है ये। तो ये हमारा जो अप्रोच है ये वाला है हमारा ये एज ए
हाइबरनेट, जो कि परसिस्टेंस लेयर वाला जो हमारे पास में अप्रोच है ये। अब यदि हमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है, तो गेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास में गेट मेथड है ये। तो ये सब हाइबरनेट की मेथड है ये। गेट मेथड, सेव मेथड, परसिस्ट मेथड, जितने भी हमारे पास में ये मेथड दिख रहे हैं, ये हाइबरनेट की मेथड है ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ये मेथड क्या करती है, गेट और लोड में क्या डिफरेंस है, फिर एविक्ट क्या करता है। तो ये पूछा जाता है यहाँ पर ये। अब हम इसके रिकॉर्ड को, डेटाबेस के रिकॉर्ड को हम लोग लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया है मेरे पास में, ये ऑल रिकॉर्ड यहाँ पर ये आ गया है यहाँ पर ये। तो ये एक रिकॉर्ड है, तो ये मेरे पास में ये निकल के आ गया है मेरे पास में ये। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये हाइबरनेट का जो ये यहाँ पर ये अप्रोच हो गया। अब यहाँ पर इसके लॉग के अंदर, या तो यहाँ पर क्या है कि जो जेडीबीसी के अंदर क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर हम लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन हम एक्चुअली में जो है रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग से कभी डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। हम लोग डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट से हमारा जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट होता है यहाँ पर ये। तो हाइबरनेट के अंदर तो इंटरनली डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएटेड होता है वहाँ पर, ये हाइबरनेट के अंदर ये हमें क्या दिख रहा है, ये लॉग के अंदर यहाँ पर दिख रहा है, ये ड्राइवर मैनेजर गेट करेक्शन प्रोवाइडर IMPL यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पर कनेक्शन पूलिंग होती है, ये कनेक्शन को हम लोग पूल करते हैं, और वो हमारा जो डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट रहता है हमारे पास में ये डेटाबेस से ही। तो यहाँ पर फ्रेमवर्क के लेवल पे हमारे पास में डेटा सोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ये। लेकिन जेडीबीसी के केस में, जब हम लोग जेडीबीसी लर्न करते हैं उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा ये गेट कनेक्शन जो है ये, तो ड्राइवर मैनेजर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड जो है ये डायरेक्ट क्या करती है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। ऐसा कनेक्शन नहीं करना है, ऐसा कनेक्शन हमें नहीं करना है, हमें डेटा सोर्स का क्या करना है, यूज़ करना है ये। तो हमारे पास में थर्ड पार्टी डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, हम लोग डेटा सोर्स के डिपेंडेंसी हमारे पास में अवेलेबल है, उसका यूज़ करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग उससे कनेक्शन ले लेंगे। बाकी डेटाबेस से क्या करेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कनेक्शन लेगा। तो ये हाइबरनेट के अंदर का ये प्री इम्प्लीमेंटेड है ये। तो अभी तक के जो मैंने यहाँ पर ये बताया ये। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पर JPA के अंदर। तो मैंने अभी जो कनेक्शन किया, मैंने ये किससे किया, ये H2 डेटाबेस से किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं माई एसक्यूएल से करूँ या मैं मेरे ओरेकल डेटाबेस से करूँ मैं ये। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर ये ओरेकल डेटाबेस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा मुझे, ये ओरेकल का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा ये। तो मुझे यहाँ पर क्या किसका कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, मुझे यहाँ पर ये ओरेकल का कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में लगेगा ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि रीनेम कर देता हूँ इसको मैं H2 से, क्योंकि वो बाय डिफॉल्टली क्या है कि वो persistent डॉट XML लेता है वो ये। तो मैं ओरेकल को यहाँ पर जो है ये उसको मैं persistent डॉट XML कर देता हूँ मैं ये। तो यहाँ पर जो है ये, मुझे यहाँ पर ये ओरेकल की इंफॉर्मेशन डालनी है यहाँ पर ये। अभी यहाँ पर ये MySQL की इंफॉर्मेशन डली हुई है ये। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास में हमने ये यूज़र यहाँ पर ये क्रिएट करके रखा हुआ है ये यूज़र एंड पासवर्ड, तो ये तो सेम ही है। ये यूज़र है मेरा ये,
और ये मेरा ये पासवर्ड है। और यहाँ पर जो मुझे यूआरएल डालना है, तो अब तो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो स्टार्टिंग में तो सब याद रखना पड़ता था। तो मेरे पास में क्या है कि जो ये यूआरएल जो है ये यहाँ पर, तो ये मेरे पास में भी मेरे ये लोकल डेटाबेस है मेरे पास में, ये मेरी सिस्टम पे ओरेकल है, तो यहाँ पर ये आला डलता है। बट इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या होगा, आईपी एड्रेस आएगा हमारे पास में ये। और ये हमारे पास में पोर्ट है ये, तो ये 1521 पे चल रहा है मेरे सिस्टम का ये। लेकिन यहाँ पर आईपी एड्रेस आएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास में आती है सर्विस आईडी। तो वो ओरेकल डेटाबेस के इंस्टांस को ये पॉइंट आउट करता है ये। तो ये मेरे ये वाले पर्टिकुलरली पोर्ट पर ये वाला ओरेकल का इंस्टांस है यहाँ पर ये। और ड्राइवर, तो ड्राइवर को भी हमें यहाँ पर जो है वो, तो मेरा ये ओरेकल वाला ड्राइवर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ओरेकल के ड्राइवर को डालूंगा मैं ये। तो ये मैंने डेटाबेस जो है मैंने ओरेकल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब मुझे मेरा जो क्वेरी है वो S2 के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, मेरा वो ओरेकल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ये। तो मुझे यहाँ पर डायलेक्ट लगेगा मुझे ये, ओरेकल का डायलेक्ट लगेगा मुझे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कौन सा डायलेक्ट लगेगा ये। तो मेरा जो ओरेकल का वर्जन जो है ये 21C है आई थिंक ये। पहले तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ओरेकल डायलेक्ट डाल देता हूँ मैं ये। बाकी सेम ही है, देखो जस्ट हमने डेटाबेस चेंज किया और यहाँ पर उसका डायलेक्ट चेंज किया जस्ट हमने ये। अब हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे ये। तो ओरेकल का ड्राइवर यदि हमें लगेगा, तो हमें क्या चाहिए, ओरेकल का ड्राइवर हमें मिलेगा ओरेकल की जार फाइल के अंदर ही है। तो S2 वाला हम लोग डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको कमेंट कर दो। हम लोग ओरेकल वाला यूज कर रहे हैं। तो मुझे ओरेकल की डिपेंडेंसी लगेगी, जिसका भी डेटाबेस यूज करते हैं हमें उसकी जार फाइलें लगती है ये। मेरे पास में क्या आना चाहिए यहाँ पर, ये ओरेकल की जार आना चाहिए यहाँ पर ये। तो देखते हैं इसकी जार यहाँ पर आई है नहीं आई है। नहीं आई है। बिल्ड वाले को, S2 की जार आ गई मेरे पास में, OJDBC आ गई है मेरे पास में। तो ये सर्वर की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो है ये S2 डेटाबेस का कोड है ये। डेटाबेस क्या है हमारे पास में, उसका क्लाइंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ये। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ मैं यहाँ पर ये इंसर्ट वाले। तो यहाँ पर देखोगे कि अभी जो मेरा यहाँ पर जो है वो ये जो मेरा क्वेरी वगैरह जो जनरेट हुआ है यहाँ पर, ये सब जो हुआ है मेरा जनरेट कहाँ पर हुआ है, ये ओरेकल के अंदर हुआ है यहाँ पर ये। तो लॉग पढ़ो यहाँ पर, लॉग के अंदर जो जो भी दिया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये ओरेकल को यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर ओरेकल का ड्राइवर लोड हुआ है यहाँ पर ये। तो लॉग में दिखेगा ये। तो ये ओरेकल 9 आई डायलेक्ट या 10G डायलेक्ट, दोनों में से कोई सा भी डायलेक्ट यूज कर सकता है ये। तो यहाँ पर टेबल क्रिएट हुई, और यहाँ पर रिकॉर्ड भी क्या हो गया मेरे पास में जनरेट हो गया यहाँ पर ये। तो अभी मुझे इसको देखने के लिए ब्राउजर की जरूरत नहीं है, मैं क्लोज भी कर दूंगा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ये। तो अब मैं जाऊंगा मेरे ओरेकल डेटाबेस में, ये हमारे पास में यहाँ पर थी टेबल, इस टेबल को करो रिफ्रेश।
तो ये मेरा प्रोडक्ट वाला टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया ये। और सेम रिकॉर्ड मेरे पास में यहाँ पर आ गया जो कि एच टू डेटाबेस में था यहाँ पर ये। अब ये ऐसा कि ऐसा यदि हमें करना हो माई एसक्यूएल के अंदर, तो उसका मेटा एनएफ जो है वो माई एसक्यूएल वाला यूज कर लो यहाँ पर ये। तो मैं ओरेकल वाले को क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ मैं। और मुझे माई एसक्यूएल वाले का नाम जो है वो मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, ये परसिस्टेंस। गुड। तो मेरे पास में क्या है यहाँ पर, ये माई एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो यहाँ पर माई एसक्यूएल का जो है वो ड्राइवर डालो और यहाँ पर उसका डेटाबेस डालो। तो यहाँ पर जो है ये हम डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर ये प्रोडक्ट का डेटा। तो इसका डेटाबेस ड्रॉप कर दो ये। मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये डेटाबेस यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा ये। अब यहाँ पर जो यूजर बेस्ड डेटाबेस क्रिएट नहीं होता, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस करना है यहाँ पर ये। कोई यूजर क्रिएट करके डेटाबेस नहीं क्रिएट करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं ये प्रोडक्ट डीबी। फिर यहाँ पर क्या है कि हमने ये हमारा डेटाबेस है क्रिएट हो गया प्रोडक्ट डीबी है। तो ये प्रोडक्ट डीबी हमारे पास में, ये हमारा ये डेटाबेस का नेम है, स्कीमा या डेटाबेस जो भी हम बोलते हैं उसको ये। और ये डिफॉल्टली रूट से एक्सेस हो जाते हैं, अदरवाइज हमको अलग से यूजर क्रिएट करके फिर उसको एक्सेस देना पड़ता है यहाँ पर ये। तो मुझे इससे करवाना है माई एसक्यूएल से। तो मुझे माई एसक्यूएल की क्या लगेगी, मुझे यहाँ पर ये जार फाइल लगेगी। तो ओरेकल वाले को कमेंट कर दो यहाँ पर ये। और माई एसक्यूएल वाले को यहाँ पर अप करो यहाँ पर ये। तो ये सब पहले के हमारे पास में एफर्ट थे ये। अब मेरी जो क्वेरी यहाँ पर प्रिंट होगी ये। एरर आ गया है परसिस्टेंस एक्सएमएल, ओके। यहाँ पर गड़बड़ हो गई है यहाँ पर ये परसिस्टेंस नहीं। तो अब मैं यहाँ पर इंसर्ट यहाँ पर करूंगा मैं ये। तो मेरा क्या होगा, ये माई एसक्यूएल डेटाबेस में इंसर्ट होगा ये। तो मैंने एच टू डेटाबेस में इंसर्ट करा, माई एसक्यूएल में करा, यहाँ पर करा। जस्ट मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा था मैं। जेडीबीसी होता तो मुझे फिर अलग क्वेरी राइट करना पड़ता, उसके अंदर पास करना पड़ता। यहाँ पर जस्ट मैंने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन को मैंने चेंज करा। उसका डायलेक्ट यहाँ पर जो है वो माई एसक्यूएल का लगेगा। ओरेकल के केस में किसका लगेगा, वो ओरेकल का लगेगा। एच टू के केस में किसका लगेगा, वो एच टू का लगेगा यहाँ पर ये। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अब हम यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, टेबल के ऊपर रिफ्रेश करेंगे ये। तो उसका डायरेक्ट रिफ्रेश का ऑप्शन है, मैं यूज़ कम ही करता हूँ इसको। डेली बेसिस पे एसक्यूएल डेवलपर ही यूज़ करता हूँ मैं ये। तो इसका यहाँ पर रिफ्रेश का यहाँ पर आइकन होगा कहीं ना कहीं पर ये। ये रहा।
रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा ये प्रोडक्ट का टेबल जो ये क्रिएट हो गया मेरे पास में, ये कुकीज, प्राइस, क्वांटिटी। तो डायलेक्ट चेंज कर रहा है और मल्टीपल डेटाबेस में हमने यहाँ पर किया है यहाँ पर ये। तो ऐसा होता भी है एनवायरनमेंट के लेवल पे। तो माइक्रो सर्विसेज के केस में जब हम लोग लोकल सेटअप करते हैं, तो लोकल सेटअप में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो ऐसा हमें बना के देते हैं कि लोकल सेटअप हो जाए, और लोकल सेटअप को जो भी प्री रिक्विजिट डेटा लगता है, तो वो हमें रनर के थ्रू, स्प्रिंग बूट के रनर के थ्रू हमें पहले डेटाबेस में डाल के दे दें, पहले से क्रिएट करके डाल के दे दे। अभी स्प्रिंग बूट यूज करते हैं तो, नहीं तो यदि स्प्रिंग बूट यूज नहीं करते थे पहले, तो वो फिर हमें ये मैनुअली क्या है कि वो टेबल क्रिएट वाली क्रिएट होना चाहिए। और हाइबरनेट से हो भी जाती है कई बार, और हमें एक मिनिमम डेटा लगता है कि ये टेबल में कम से कम ये वाला डेटा चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन लॉगिन हो जाए। लाइक डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास में रहे एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए, यदि उसके अंदर कोई सिक्योरिटी लगी हुई है तो ये। तो इनिशियली सेटअप करने के लिए हमें क्या है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना चाहिए यहाँ पर। ये तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे पास में रनर है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग वहाँ पर कुछ डेटा जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट होते से इंसर्ट कर दें, डेटाबेस हमारा कनेक्शन हो जाए। उस केस में हमें क्या, लाइट वेटेड डेटाबेस जो होता है बहुत काम का होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या है, ये जो है ये डेटाबेस से हमने यहाँ पर ये देखा। तो ये हमारे एफर्ट थे पहले के, ये जो हमें लेयरिंग के लेवल पे लगाने पड़ते हैं ये। अब यदि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर आए, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमारे पास में क्या होता है कि जो हम लेयर्स के लेवल पर, जैसे कि मैं पहले से ही बताते आया हूं मैं ये मेरे पास में क्या है, ये अलग अलग क्या है मेरे पास में, ये लेयर्स है ये। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है ये जेडीबीसी हमने यहाँ पर देखा, उसके बाद में हमने हाइबरनेट वाला अप्रोच देखा हमने। तो हम चाहें तो यदि हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं ये, तो इस यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये काफी सारे। तो हम चाहें तो हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यदि यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल जो है वो उससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेंगे। यहाँ पर क्या हमारे पास में जो है वो स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल जो है वो काम में आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। जो भी हमारी जेडीबीसी की हाइबरनेट डी क्लास है यहाँ पर ये, तो स्प्रिंग का कोर जो है वो उससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। हम मैनुअली नहीं क्रिएट करें, उससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे सारे लेयर्स के ऊपर जो है वो स्प्रिंग कोर जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन जेडीबीसी यूज कर रहे हैं तो फिर क्वेरी वगैरह हम पास करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग इससे क्रिएट करवा सकते हैं ये। उसको सिंगलटन वगैरह देना, उसको प्रोवाइड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, और हाइबरनेट रिलेटेड क्लास है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक अप्रोच है कि हम लोग इससे करवाएं। दूसरा ये है कि इसी के ऊपर ही टॉप पर हमें क्या है कि स्प्रिंग ने ही हमें उस स्प्रिंग का जो फ्रेमवर्क है उसी ने हमें क्या करके करके रखा हुआ है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल हमें दे के रखे हुए हैं। उस मॉड्यूल के अंदर उसके रिलेटेड जार रहेगी और क्लासेस रहेगी यहाँ पर है। तो स्प्रिंग और स्प्रिंग ओ आर एम ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्प्रिंग का जो कोर है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग का हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको स्प्रिंग के तरीके से राइट करना पड़ेगा हमें ये। तो हमें क्या है कि इसका प्री डिफाइंड जो है हमें ये इसकी लाइब्रेरी रहेगी इस मॉड्यूल की। तो उसका हमें जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास यूज करना है या हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास यूज करना है यहाँ पर। और इसके अंदर सब पहले से इम्प्लीमेंटेड है, जस्ट हमें क्या करना है कि कनेक्शन रिलेटेड या डेटा सोर्स रिलेटेड, तो जो भी हम लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है। वो भी स्प्रिंग के अंदर करना है इफ वी आर यूजिंग स्प्रिंग मॉड्यूल। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो कॉन्फ़िगरेशन का साइज बढ़ेगा स्प्रिंग के अंदर, बट ये वाले तरीके से करेंगे हम लोग ये। तो हमें स्प्रिंग ने इम्प्लीमेंट करके दिया हुआ है ये, स्प्रिंग के अंदर ही हमें हमारे पास में क्या है
प्री डिफाइंड हमारे पास में मेथड है। तो ये मेरे पास में, ये जो मेरे पास में हाइबरनेट वाला जो एग्जांपल है वो सिर्फ परसिस्टेंस लेयर पर है, और जेडीबीसी वाला जो है वो परसिस्टेंस लेयर पे है। लेकिन हम इसका ऑब्जेक्ट जो है हम लोग स्प्रिंग का जेडीबीसी मॉड्यूल यदि हम लोग यूज करें, तो ये मेरे पास में यही ऑपरेशन जो है ये स्प्रिंग के जेडीबीसी के थ्रू भी अवेलेबल है मेरे पास में ही। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और डिटेल में देखेंगे उसको हम आगे। ये हमारा स्प्रिंग के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देते हैं एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच, जो कि हमने पहले देखी है स्प्रिंग कोर के केस में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक हमारे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं जब जहाँ पर हम हमारी क्लासेस बनाते हैं। स्टार्टिंग में हमने काफ़ी सारी क्लासेस बनाई है कार इंजन के नाम से। तो जब मैन्युअली हम लोग स्प्रिंग का यूज़ करते थे, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, स्प्रिंग के जो फंडामेंटल है उसके अंदर हमने खुद ने हमारी क्या है कि क्लासेस क्रिएट करी है यहाँ पर स्टार्टिंग में। ये हमने हमारे बीन के ऑब्जेक्ट बनाए ये, और एक्सएमएल के अंदर हमने हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। तो ये हमारे क्लास के, हमारी क्लास है इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, प्लस प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड भी हमारे पास में स्प्रिंग फ्रेमवर्क की क्लासेस होती है ये। तो जब भी हम लोग कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और टूल यूज कर रहे हैं, तो हमें स्प्रिंग की प्री डिफाइंड क्लासेस भी यहाँ पर डालना पड़ती है। तो हमारी क्लास प्लस स्प्रिंग की प्री डिफाइंड क्लास, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास में काफ़ी सारा है। अब ये हमारा हमारा क्लास है, और ये स्प्रिंग का प्री डिफाइंड क्लासेस है हमारे पास में। प्री डिफाइंड जो है ये, हम कोई मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ रहा है ये। तो ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है ये। तो ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को दे रहे हैं। तो हम हमारी क्लासेस क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट स्कैन यूज़ कर सकते हैं ये, जैसा कि हमने पहले किया है यहाँ पर ये। तो हमारे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन स्प्रिंग वाले जो है उसको तो हम लोग कंपोनेंट से नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये इसको बताना पड़ेगा हमारे पास में कि ये मेरे पास में ड्राइवर है, ये मेरा यूज़र है, पासवर्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो स्प्रिंग के अंदर जब हम लोग कंपोनेंट स्कैन करते हैं यहाँ पर ये वाला टैग हम यूज़ करते हैं ये। तो हमने यहाँ पर भी किया ये वाला टैग यूज़, जब हम लोग स्प्रिंग के बेसिक से यहाँ पर देख रहे थे। एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में ये रहा मेरे पास में कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच ही। एक्सएमएल के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट स्कैन यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टैग ऐड करना पड़ेगा, एक्सएसडी ऐड करना पड़ेगी यहाँ पर एक्सएमएल के अंदर करना हो। तो ये क्या करता है कि एनोटेशन को ये जो इनेबल करवाता है ये वाला टैग, और ये वाला जो है ये जहाँ जहाँ भी वाला एनोटेशन लगा हुआ रहा है यहाँ पर ये। तो मेरे यहाँ पर क्या ये एनोटेशन लगे हुए हैं, ये स्टोरी टाइप एनोटेशन, ये कंपोनेंट या फिर रिपोस्टरी, इस टाइप के एनोटेशन मेरे पास में लगे रहते हैं ये। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो आगे जब हम लोग मॉड्यूल का यूज करते हैं, तो हमारा तो हमने क्लास स्कैन कर लिया, लेकिन ये जो प्री डिफाइंड जो हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम उसको एक्सएमएल अप्रोच से भी कर सकते हैं, या तो एक्सएमएल अप्रोच से करो, या फिर जावा के कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अप्रोच से करो। तो मेरे पास में क्या है कि इसी एग्जांपल के अंदर मेरे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, सॉरी इसके अंदर नहीं, जेडीबीसी वाले में ये इस फ्रेमवर्क वाला जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर जेडीबीसी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये। तो या तो ये अप्रोच यूज़ करो, या ये अप्रोच यूज़ करो जो कि हम लोग स्प्रिंग के फंडामेंटल में देख चुके हैं ये। तो हमारी क्लासेस तो स्कैन हो जाएगी जो हमने क्रिएट करी है, लेकिन हमें जो स्प्रिंग का मॉड्यूल यूज़ करना है, हमें डेटाबेस मॉड्यूल यूज़ करना है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा यहाँ पर।
तो स्प्रिंग बूट इसी कॉन्फ़िगरेशन को कम करता है, कि हमारा तो कम कर ही रहा है वो, जो हमने हमारे जो क्लासेस है, हमारी क्लासेस उसके ऑब्जेक्ट तो स्प्रिंग क्रिएट कर ही लेगा यहाँ पर ये। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन को भी कम करता है, ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें क्या होती है, ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर हो जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि मैंने स्प्रिंग बूट का जब मैंने यहाँ पर यूज़ किया था मैंने ये, तो मैंने इतना सब कुछ राइट नहीं किया था, जब मुझे क्या करना था, डेटाबेस से कनेक्ट होना था मुझे, जस्ट मैंने क्या करा, प्रॉपर्टी फाइल के अंदर डाला बस। बाकी कौन सी क्लास लेगा वो, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा ये। बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमें वन ऑफ द अप्रोच जो है वो हमको यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो हमारा तो स्कैनर से काम खैर हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है, बट जो थर्ड पार्टी हम लोग यूज करेंगे सॉफ्टवेयर लाइक डेटाबेस, बाद में हम लोग मान लो कोई मेलिंग यूज कर रहे हैं या मैसेजिंग यूज कर रहे हैं या फिर काफका सर्वर यूज कर रहे हैं, रेडिस सर्वर यूज कर रहे हैं, तो सब कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो उसकी क्लासेस भी होगी, तो सब बताना पड़ता है यहाँ पर स्प्रिंग के फ्रेमवर्क के अंदर। बट स्प्रिंग स्प्रिंग बूट के अंदर नहीं बताना पड़ता, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने बताया था स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होती है, एक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली एक फाइल होती है, उसके अंदर से वो फाइंड आउट करता है वो कौन सी क्लास है बेस्ड ऑन स्टार्टर, और उसके अकॉर्डिंगली वो कॉन्फ़िगर करता है ये। अभी इसको मैं अभी एक क्लास में और बताऊंगा मैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लग रहा है यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं यहाँ पर ये, जस्ट ड्राइवर नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड। लेकिन पहले स्प्रिंग के अप्रोच में हमें पूरा प्रॉपर टैग डालना पड़ता था, और यहाँ पर क्लासेस भी बताना पड़ती थी ये। यहाँ पर कोई ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहाँ पर मैन्युअली सब बताना पड़ रहा है। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज करो या एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज करो यहाँ पर ये। तो ये जेडीबीसी वाले मॉड्यूल है ये। तो इसके अंदर हमें ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए करना पड़ता है ताकि हम क्या कर सके, हमारे डाउ लेयर के ऊपर, डाउ लेयर के ऊपर हम लोग जेडीबीसी टेम्पलेट को ला सके। कुल मिला के हमें जेडीबीसी टेम्पलेट चाहिए, प्री डिफाइंड है यहाँ पर ही। तो हमारा एफर्ट को स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम करेगा विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। ये हमारे पास में टेम्पलेट क्लासेस अवेलेबल है, जस्ट हमको उसकी मेथड कॉल करना है और हमें डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखो इंसर्ट के लिए मैंने टेम्पलेट की यहाँ पर ही अपडेट मेथड कॉल कर ली है यहाँ पर ही। और मुझे यहाँ पर कोई चीज़ गेट करना है या कोई चीज़ मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये मुझे अपडेट करना है यहाँ पर, ये तो अपडेट मेथड मैंने कॉल कर ली मैंने यहाँ पर ये। या कोई मुझे चीज़ें गेट करना है यहाँ पर, तो मैंने मैंने यहाँ पर ये क्वेरी मेथड कॉल कर ली, ये सब जेडीबीसी टेम्पलेट की मेथड है। लेकिन यदि मैं जेडीबीसी टेम्पलेट यूज करूंगा तो मुझे एसक्यूएल को पास करना पड़ेगा, इट इज लाइक अ जेडीबीसी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो हमारा कोड कम हो गया है जेडीबीसी के कंपैरिजन में, ये सब स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटरनली हैंडल करता है ये। जस्ट हम बता रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क को, और उसकी टेम्पलेट क्लास हमने यहाँ पर इंजेक्ट करवा ली और हम उसको यूज कर रहे हैं जस्ट। तो हमारा कोड यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया यहाँ पर। लेकिन अभी मेरा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन खत्म नहीं हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमारा कोड तो रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर यदि हम लोग प्योर जेडीबीसी यूज करें या हाइबरनेट यूज करें, लेकिन हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन स्टिल बना हुआ रहता है अभी भी, कि हमें ये तो राइट करना ही पड़ता है जो कि प्री डिफाइंड क्लासेस है। स्प्रिंग की जो प्री डिफाइंड क्लासेस है इसको तो हमको यहाँ पर पास करना ही है। ये आगे और डिटेल में बताता हूँ मैं ये कैसे काम करता है, ये डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट है क्या है ये। तो कोड रिड्यूस हो रहा है ये, तो मैं जेडीबीसी से मैं हाइबर जेडीबीसी से मैं स्प्रिंग के टेम्पलेट तक में आया, तो मैंने ये बताया कि मेरा कोड कैसे रिड्यूस हो रहा है परसिस्टेंस लेयर पे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ऐसा कि ऐसा मेरे पास में स्प्रिंग का ओआरएम मॉड्यूल भी है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है कि कुल मिला के मुझे मेरे परसिस्टेंस लेयर में मुझे जेडीबीसी टेम्पलेट चाहिए जो कि मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन ये इसी नहीं कर देगा परफॉर्म, उसके पहले डेटाबेस से कनेक्शन होगा, फिर वो ड्राइवर लोड करेगा, तो ये सब काम जो है वो हमने बता दिया यहाँ पर। तो ये सब हमको नहीं करना है, सब हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क देख लेगा। जेडीबीसी में हम कर रहे थे हाइबरनेट में, हाइबरनेट कर रहा था, यहाँ पर हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको ये बताना पड़ेगा।
दो अप्रोच है हमारे पास में, एक्सएमएल में राइट करो या फिर उसको क्लास में राइट करो, कॉन्फ़िगरेशन क्लास में राइट करो। काम तो सेम ही हो रहे हैं दोनों ही कंडीशन में। और एनोटेशन दोनों ही केस में लगते हैं हमारे पास में ये। तो अब ऐसा ही कैसा मेरे पास में थी हाइबरनेट का कोड है, मुझे मुझे उसको रिड्यूस करना है मेरे पास में। तो ये मेरे पास में क्या है, ये ORM वाला मॉड्यूल है ये स्प्रिंग का। तो मुझे यहाँ पर हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ये। तो हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन में क्या लगता है मुझे, ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन तो लगता ही लगता है। हमारा कंपोनेंट जो है वो स्कैन तो हो ही जाएगा जो हमारे ऑब्जेक्ट है, लेकिन हाइबरनेट को भी क्या लगता है, सेशन फैक्ट्री लगता है वहां पर, जिससे कि वो सेशन का ऑब्जेक्ट निकालता है, वो सेशन फैक्ट्री इसको लगता है। और यहाँ पर जो है वो हमें हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास है, वो मिलती है डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसकी डाउ लेयर पे हम लोग जाएंगे तो अगेन हमारा कोड रिड्यूस हो गया यहाँ पर ये। लेकिन इंस्टेड ऑफ JDBC टेम्पलेट हमने हाइबरनेट टेम्पलेट को यूज़ कर लिया और उसकी मेथड को डायरेक्टली यूज़ कर लिया हमने यहाँ पर ही। तो JDBC टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो क्वेरी हमको राइट करना पड़ रहा है, क्योंकि JDBC डेटाबेस डिपेंडेंट होता है, तो उसका स्प्रिंग वाला जो कोड रहेगा क्वेरी मैन्युअली राइट करना पड़ेगी। लेकिन हाइबरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें जस्ट मेथड कॉल करना है और डायरेक्ट यहाँ पर पास करवाना है। हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन देना है हमें ये। और यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर ये सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंटरनली। सेशन क्रिएट करना और ट्रांजिशन परफॉर्म करना सारा के सारा वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हम जस्ट क्या करते हैं उसको बस बताते हैं ये। तो उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी हमारे पास में क्लासेस अवेलेबल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की साइड से, ये हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं कि कोड तो कम हो गया है ये। अब मैंने JDBC का डाउ बताया, मैंने हाइबरनेट का बताया, मैंने स्प्रिंग का JDBC का टेम्पलेट का बताया। JDBC टेम्पलेट का ये डाउ लेयर है और ये मेरा हाइबरनेट का डाउ लेयर है। देखो कोड तो रिड्यूस हो गया मेरा डाउ लेयर पे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्टिल मेरे पास में बना हुआ है ये। फिर यदि हाइबरनेट का मैं जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी करना चाहूँ तो इसका ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ही। तो ये मेरे पास में ये बना हुआ है यहाँ पर ही। और मुझे जो भी मैं यूज कर रहा हूँ हाइबरनेट का वर्जन या स्प्रिंग का वर्जन, मुझे उसकी डिपेंडेंसी भी डालना पड़ रही है विथ वर्जनिंग। स्प्रिंग की भी मुझे वर्जनिंग करनी पड़ रही है, हाइबरनेट की मुझे करनी पड़ रही है, सब मुझे क्या करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है ये। स्प्रिंग बूट कितने हमारे एफर्ट रिड्यूस कर देता है ये। और ये सब जो है ये काफी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाता है यहाँ पर ये। तो ये है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन देना, वर्जनिंग को यहाँ पर राइट करना है ये। तो ये मेरे पास में ये स्प्रिंग का JDBC मॉड्यूल का ये कोड है यहाँ पर ये। इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और हाइबरनेट का है मेरे पास में ये। तो कुल मिला के टेम्पलेट क्लास अवेलेबल है स्प्रिंग के पास में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हमें उसको कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। XML से करो या जावा से करो डजेंट मैटर, बट हमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है यहाँ पर ये। तो प्री डिफाइंड क्लासेस जो है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यहाँ पर कोई ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है यहाँ पर ये। तो यही सब जो काम है हमारे पास में स्प्रिंग बूट के लेवल पे रिड्यूस हो जाते हैं ये। बेसिक कट ऑपरेशन जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर उसका कोड भी राइट नहीं करना पड़ता। जस्ट मैंने बेसिक कट ऑपरेशन करने के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया था स्प्रिंग बूट में, मैंने जस्ट इस JPA रिपोजिटरी को मैंने बस एक्सटेंड किया था ये। ना मैंने कोई क्रिएट की क्लास लिखी, ना कोई मैंने अपडेट की क्लास लिखी। जस्ट मैंने यही किया और मेरे पास में क्या हो गया है कि मुझे आगे सर्विस लेयर में उसकी मेथड मिल गई थी ये। मैंने यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर मैंने यहाँ पर डॉट लगाया तो मुझे सारी मेथडें मिल गई थी, इवन मैंने वहाँ राइड भी नहीं किया। तो ये कैसे हो गया ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ना कॉन्फ़िगरेशन देना है, ना ज़्यादा XML डालना है, ना जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन डालना है, ना ऐसी क्लासेस राइट करना है। तो डेवलपर के जितने एफर्ट जो हमें फ्रेमवर्क के लेवल पे लगते हैं तो स्प्रिंग बूट उसको रिड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ना हमें वर्जनिंग का टेंशन है कि हमें कौन सा वर्जन यूज़ करना है यहाँ पर, हाइबरनेट का, JDBC का, ये सब हमारा स्प्रिंग बूट का पेरेंट। और हमारा जो ये स्टार्टर जो है ये उसको सब रिकॉग्नाइज कर लेता है हम जो भी यूज़ करने वाले रहते हैं। तो स्प्रिंग बूट से हमारे काफ़ी एफर्ट क्या होते हैं, ये कम होते हैं यहाँ पर ये।
तो डायरेक्ट स्प्रिंग बूट स्टार्ट करते हैं यदि, जैसा कि अभी इंस्टीट्यूट में अदर प्लेसेस पे करते हैं, वो सीधे यहाँ से बताना स्टार्ट कर देंगे और सीधे ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे डेटाबेस से। तो विथ मल्टीपल डेटाबेस, मल्टीपल अप्रोच से हम लोग जैसे 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 अप्रोच से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी ये स्प्रिंग के डेटा जेपीए पे आने के पहले मैंने पुरानी अप्रोचेस बताई। अब हम लोग हमारी अप्रोच पर आएंगे। ये स्प्रिंग का जो हमारा डेटा जेपीए, हमें बहुत कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे और हमारे पास में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। सभी ने प्री डिफाइंड बना के दे के रखा हुआ है हमारे पास में। कार्ड रिपोस्ट्री, जेपीए रिपोस्ट्री, पेजिनेशन, और जो हमारे पास में शॉर्टिंग होती है, जो जो भी डेटाबेस के कॉमन ऑपरेशन होते हैं, तो डेवलपमेंट एफर्ट कम हो जाते हैं हमारे ये। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।